4. सरकारी बजट परिचय। बजट किसी सरकार के राजस्व यानी आय और व्यय यानी खर्च का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। बजट प्रक्रिया से तात्पर्य उस औपचारिक प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से सरकार अपने बजट की योजना बनाती है, उसे विकसित करती है, अनुमोदित करती है, क्रियान्वित यानी लागू करती है और उसकी निगरानी करती है। सरकारी बजट की आवश्यकता, आवंटन की आवश्यकता या कार्य। आवंटन कार्य से तात्पर्य बाजार की विफलताओं को सुधारने और अर्थव्यवस्था में कुशल संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका से है। इसके मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। बाजार सार्वजनिक वस्तुओं जैसे रक्षा और स्ट्रीट लाइटिंग को कम मुहैया कराते हैं क्योंकि वे गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंद्वी होते हैं। सरकार कराधान यानी टैक्स लगाने के माध्यम से इनका वित्तपोषण करती है। बाह्य प्रभावों में सुधार। बजट का उपयोग सकारात्मक बाह्य प्रभावों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को सब्सिडी देने तथा नकारात्मक प्रभावों जैसे प्रदूषण पर कर लगाने या विनियमन करने के लिए किया जाता है। गुणकारी वस्तुएं और अवगुणकारी वस्तुएं। सरकार सामाजिक रूप से वांछनीय यानी अच्छी वस्तुओं जैसे टीकाकरण को बढ़ावा देती है, जबकि हानिकारक वस्तुओं जैसे करों के माध्यम से तंबाकू को हतोत्साहित करती है। बुनियादी ढांचे में निवेश। बजट में सड़कों, पुलों और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटित किया जाता है जिनमें निजी कंपनियां कम निवेश कर सकती हैं। उदाहरण: राजमार्गों का निर्माण, सार्वजनिक स्कूलों को वित्तपोषित करना या नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सब्सिडी देना। वितरणात्मक आवश्यकता या कार्य। वितरणात्मक कार्य में आय और संपत्ति की असमानता को कम करना शामिल है ताकि एक अधिक न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित किया जा सके। इसके मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। पहला पहलू है प्रगतिशील कराधान। उच्च आय वाले व्यक्ति अधिक कर चुकाते हैं, जैसे आयकर स्लैब। दूसरा पहलू है सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। बेरोजगारी लाभ, पेंशन और खाद्य सब्सिडी जैसे हस्तांतरण निम्न आय वर्ग के लोगों की मदद करते हैं। तीसरा पहलू है सब्सिडी और अनुदान। वंचित समूहों को आवश्यक सेवाओं जैसे आवास और स्वास्थ्य देखभाल के लिए लक्षित समर्थन देना। चौथा पहलू है न्यूनतम मजदूरी कानून एवं श्रम सुरक्षा। यद्यपि ये सीधे तौर पर बजट मद नहीं है, लेकिन प्रवर्तन लागत यानी नियम लागू करने का खर्च सरकारी व्यय का हिस्सा है। पांचवा पहलू उदाहरण है प्रगतिशील कर प्रणालियां। मेडिकेड या सार्वभौमिक बुनियादी आय परीक्षण जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों को वित्तपोषित करती हैं। राजनीतिक आवश्यकता। सार्वजनिक खजाने पर नियंत्रण, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से भी आवश्यक है। संसद और प्रशासनिक प्रबंधन के प्रति सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। बजट के घटक। बजट वर्गीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। राजस्व बनाम पूंजीगत बजट यूपीएससी 2021। राजस्व और पूंजीगत बजट सरकार के समग्र बजट ढांचे के 2 अलग अलग घटक हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करता है और विभिन्न प्रकार के व्यय का प्रबंधन करता है। यहाँ तालिका में दिए गए उनके प्रमुख अंतरों का विवरण दिया गया है। तुलना का पहला आधार है केंद्र। राजस्व बजट का केंद्र सरकार के दिन प्रतिदिन के खर्च और प्राप्तियां होती हैं, जबकि पूंजीगत बजट का केंद्र दीर्घकालिक निवेश और परिसंपत्ति यानी संपत्ति का निर्माण होता है। तुलना का दूसरा आधार है प्राप्तियां। राजस्व बजट के तहत प्राप्तियों में कर, शुल्क और जुर्माना आदि आते हैं, जबकि पूंजीगत बजट के तहत प्राप्तियों में उधार, अधिशेष और विशिष्ट शुल्क आते हैं। तुलना का अगला आधार व्यय यानी खर्च है। राजस्व बजट में व्यय के तहत वेतन, प्रशासन, सब्सिडी और सामाजिक कार्यक्रम आते हैं, जबकि पूंजीगत बजट में व्यय के तहत बुनियादी ढांचा और पूंजी परियोजनाएं आती हैं। तुलना का अगला आधार उद्देश्य है। राजस्व बजट का उद्देश्य राजकोषीय स्थिरता बनाए रखना है, जबकि पूंजीगत बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास करना है। तुलना का अगला आधार प्रभाव है। राजस्व बजट का प्रभाव अल्पकालिक यानी कम समय की आर्थिक गतिविधि पर पड़ता है, जबकि पूंजीगत बजट का प्रभाव दीर्घकालिक यानी लंबे समय के आर्थिक विकास पर पड़ता है। प्राप्तियां बनाम व्यय, इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है प्राप्तियां। प्राप्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है राजस्व प्राप्तियां। इसमें कर राजस्व शामिल है, जैसे आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और कॉर्पोरेट कर। इसमें गैरकर राजस्व भी शामिल है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश, ब्याज प्राप्तियां, शुल्क और जुर्माना। दूसरा प्रकार है पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें उधार शामिल हैं, जैसे बाजार ऋण और बाहरी ऋण। अन्य प्राप्तियों में विनिवेश, ऋण वसूली और लघु बचत शामिल हैं। दूसरा वर्ग है व्यय। व्यय भी 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है राजस्व व्यय। इसमें वेतन, पेंशन, सब्सिडी जैसे खाद्य और उर्वरक सब्सिडी, ब्याज भुगतान, राज्यों को अनुदान, रक्षा राजस्व व्यय, प्रशासन और सामाजिक योजनाएं शामिल हैं। दूसरा प्रकार है पूंजीगत व्यय।
इसमें बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, पुल और रेलवे शामिल हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश, रक्षा पूंजी परिव्यय और राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण शामिल है। बजट के प्रकार। शून्य आधारित बजट। ये बजट बनाने की एक विधि है जिसमें बजट बनाते समय प्रत्येक बार सभी खर्चों का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रत्येक नई अवधि के लिए खर्चों को उचित ठहराया जाना चाहिए। ये शून्य आधार से शुरू होता है तथा सरकार के प्रत्येक कार्य का उसकी आवश्यकताओं और लागत के लिए विश्लेषण किया जाता है। आउटकम बजट। ये एक तरह का परिणामोन्मुखी बजट है। इसे पहली बार 2005 में पेश किया गया था और यह प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की प्रगति का विश्लेषण करता है तथा संबंधित मंत्रालय ने अपने बजट परिव्यय के साथ क्या किया है, यह सभी सरकारी कार्यक्रमों के विकास परिणामों को मापता है। जेंडर बजटिंग जीबी यूपीएससी 2016। जेंडर बजटिंग जीबी एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो कानून, कार्यक्रमों और योजनाओं के लिंग संवेदनशील निर्माण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न लिंगों पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकारी बजट का विश्लेषण और निगरानी करना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की जाती है तो जीबी ये आकलन करेगा कि क्या महिलाओं की नौकरियों, कार्यस्थल पर सुरक्षा और क्रेडिट जैसी सुविधाओं तक समान पहुंच है, ये सुनिश्चित करते हुए कि योजना वास्तव में दोनों महिला और पुरुष को समान रूप से लाभान्वित करती है। भारत में जेंडर बजटिंग की स्थिति। भारत 2005-06 में शुरू की गई इस योजना को एशिया में सबसे पहले अपनाने वाले देशों में से एक बन गया। जेंडर बजट स्टेटमेंट जीबीएस केंद्रीय बजट के भाग के रूप में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। बजट 2025-26 में जेंडर बजट वक्तव्य के तहत 4.49 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो कुल केंद्रीय बजट का 8.86% है। ये वर्ष 2024-25 के 3.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, जो महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण पर बढ़े हुए ध्यान को दर्शाता है। 30 से अधिक मंत्रालय या विभाग अब लिंग विशिष्ट आवंटन की रिपोर्ट करते हैं। चित्र जेंडर यानी लैंगिक बजट की प्रक्रिया। चित्र में जेंडर यानी लैंगिक बजट की प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में दर्शाया गया है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति का विश्लेषण करना। दूसरा बिंदु है प्रारंभिक स्थिति पर नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। तीसरा बिंदु है पुलिस लैंगिक मुद्दों को किस प्रकार से संबोधित करती है, इसका मूल्यांकन करना। चौथा बिंदु है सेवाओं के श्रम और वितरण की निगरानी करना। पांचवा बिंदु है लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों के लिए बजट आवंटन की पर्याप्तता का आकलन करना। सरकारी खाते आमतौर पर सरकारी संस्थाओं के वित्तीय रिकॉर्ड और लेन देन को संदर्भित करते हैं। ये खाते बजट, राजस्व एवं व्यय प्रबंधन, लेखा मानकों, लेखा परीक्षा, सार्वजनिक ऋण संतुलन, समग्र राजकोष प्रबंधन तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। सरकारी घाटा। सरकारी घाटा तब होता है जब किसी निश्चित अवधि में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है। दूसरे शब्दों में, ये सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय और करों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि के बीच का अंतर है। इस घाटे के कारण सरकार को व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। सरकारी घाटे के विभिन्न प्रकार हैं। राजस्व घाटा। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का कुल राजस्व पूंजीगत व्यय को छोड़कर उसके चालू व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ ये है कि सरकार उधार लिए बिना अपने दैनिक परिचालन व्ययों जैसे वेतन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं कर पा रही है। राजस्व घाटा बराबर होता है कुल राजस्व व्यय घटा कुल राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेना। सरकार राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सरकार बॉन्ड या अन्य ऋण साधनों के माध्यम से उधार ले सकती है। यह उधार समग्र सार्वजनिक ऋण में जुड़ जाता है। हालांकि पूंजीगत व्यय के लिए उधार लेने से आर्थिक विकास में योगदान मिल सकता है, लेकिन परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए उधार लेने से राजकोषीय स्थिरता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। राजकोषीय अनुशासन। सरकारों को कर सुधारों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने, कर संग्रह दक्षता में सुधार लाने, अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करने तथा सब्सिडी और कल्याणकारी कार्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। दीर्घकालिक प्रभाव। लगातार राजस्व घाटे का देश की आर्थिक सेहत पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। इससे ऋण से जीडीपी अनुपात बढ़ सकता है, ब्याज भुगतान बढ़ सकता है और संभावित रूप से आवश्यक विकास परियोजनाओं के लिए धन की कमी हो सकती है। नीतिगत उपाय। इन उपायों में कर राजस्व में वृद्धि, गैर आवश्यक व्यय में कमी, सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार तथा समग्र राजस्व बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल हो सकते हैं। चित्र घाटे के प्रकार। इस चित्र में घाटे के प्रकारों को दो मुख्य आधारों पर वर्गीकृत करके दर्शाया गया है। पहला आधार है वित्तीयण के आधार पर।
वित्तीय के आधार पर घाटे को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बजट घाटा और दूसरा है मौद्रिक घाटा। दूसरा आधार है लेन देन के आधार पर। लेन देन के आधार पर घाटे के 6 प्रकार दर्शाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। इसमें राजकोषीय घाटे को आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है कर राजस्व और गैर कर राजस्व मिलाकर बनने वाला सकल राजकोषीय घाटा और दूसरा है शुद्ध राजकोषीय घाटा। इसी प्रकार योजनागत और गैर योजनागत राजस्व व्यय को मिलाकर बनने वाला सकल प्राथमिक घाटा और शुद्ध प्राथमिक घाटा दर्शाया गया है। राजकोषीय घाटा सरकार की वित्तीय सेहत का एक प्रमुख संकेतक है और यह उधार से प्राप्त धन को छोड़कर उसके कुल व्यय और कुल राजस्व के मध्य के अंतर को दर्शाता है। ये इस बात का माप है कि जब सरकार का कुल व्यय उसके द्वारा अर्जित राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे अपने व्यय को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना होगा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय घटा कुल राजस्व, जिसमें उधार को छोड़ दिया जाता है। राजकोषीय घाटे के प्रमुख घटक। पहला घटक है कुल व्यय। इसमें राजस्व खाते जैसे वेतन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान जैसे दैनिक व्यय और पूंजी खाते जैसे दीर्घकालिक निवेश और व्यय, दोनों पर सभी सरकारी व्यय शामिल हैं। दूसरा घटक है कुल मुनाफा, जिसमें उधार को छोड़ दिया जाता है। इसमें कर राजस्व, गैर कर राजस्व और अनुदान शामिल हैं। अंतर्निहित राजकोषीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उधार को बाहर रखा गया है। राजकोषीय घाटा। लगातार उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता पर चिंता उत्पन्न हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार को अपनी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता है। राजकोषीय अनुशासन। आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी व्यय में वृद्धि के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय घाटा एक जानबूझकर किया गया नीतिगत विकल्प हो सकता है। राजकोषीय अनुशासन में विकास प्रोत्साहन और ऋण स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करना शामिल है। चित्र घाटे की प्रवृत्तियां। जीडीपी का प्रतिशत। इस रेखा चित्र में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों तक 4 प्रमुख घाटों की प्रवृत्तियों को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। पहला है राजकोषीय घाटा। ये 2013-14 में 4.5% से घटकर 2018-19 में 3.4% हुआ। 2020-21 में यह बढ़कर सर्वाधिक 9.2% तक पहुंच गया और इसके बाद घटते हुए 2024-25 के बजट अनुमान में 5.1% दर्शाया गया है। दूसरा है राजस्व घाटा। ये 2013-14 में 3.2% से घटकर 2018-19 में 2.4% रहा। 2020-21 में यह बढ़कर 7.3% हो गया और फिर 2024-25 के बजट अनुमान में घटकर 2.0% पर आ गया। तीसरा है प्रभावी राजस्व घाटा। ये 2013-14 में 2.0% था, जो 2018-19 में 1.4% रहा। 2020-21 में ये बढ़कर 6.2% पहुंचा और 2024-25 के बजट अनुमान में घटकर 0.8% दर्शाया गया है। चौथा है प्राथमिक घाटा। ये 2013-14 में 1.1% था और 2018-19 में घटकर 0.4% हो गया। 2020-21 में ये बढ़कर 5.8% हो गया और फिर 2024-25 के बजट अनुमान में घटकर 1.5% पर आ गया। सरकारी ऋण से संबंध। राजकोषीय घाटा सरकारी ऋण के संचय में योगदान देता है। जब कोई सरकार राजकोषीय घाटा जूझती है तो वो आमतौर पर खर्च और राजस्व के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए उधार लेती है। समष्टि आर्थिक निहितार्थ। राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है तथा ये ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और समग्र आर्थिक स्थिरता जैसे कारकों को प्रभावित करता है। प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा एक प्रमुख राजकोषीय मीट्रिक है जो सरकार के कुल व्यय, मौजूदा ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर और उसके कुल राजस्व के बीच अंतर को मापता है। मूलतः प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान के प्रभाव को छोड़कर सरकार की राजकोषीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा घटा ऋण पर शुद्ध ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा ये इसका आकलन करने में मदद करता है कि सरकार चालू परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए उधार ले रही है या मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए। इससे राजकोषीय नीति की स्थिरता के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यद्यपि उत्पादक निवेश और आर्थिक विकास के लिए कुछ स्तर पर उधार लेना आवश्यक हो सकता है, लेकिन अत्यधिक उच्च प्राथमिक घाटा राजकोषीय चुनौतियों और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों का संकेत हो सकता है। प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटे में कुछ राजस्व व्यय शामिल नहीं होते, जिन्हें उत्पादक या विकासात्मक प्रकृति का माना जाता है।
विचार यह है कि नियमित राजस्व व्यय और पूंजी निर्माण या परिसंपत्ति निर्माण में योगदान देने वाले व्यय के बीच अंतर किया जाए। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा घटा पूंजी निर्माण के लिए शुद्ध अनुदान। पूंजी निर्माण पर ध्यान। पूंजी निर्माण के लिए अनुदान को छोड़कर प्रभावी राजस्व घाटे का उद्देश्य राजस्व व्यय पर ध्यान केंद्रित करना है जो पूंजी निर्माण में योगदान नहीं करता है, जिससे राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। विकासात्मक व्यय। ये स्वीकार किया जाता है कि कुछ राजस्व व्यय दीर्घकालिक विकास में योगदान करते हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश। प्रभावी पूंजीगत व्यय। प्रभावी पूंजीगत व्यय आर्थिक या वित्तीय साहित्य में एक मानकीकृत या व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है। भारत में केंद्र सरकार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न अनुदान प्रदान करती है, जिन्हें केंद्रीय स्तर पर राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि कुछ अनुदानों के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति का निर्माण होता है, न कि केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के लिए राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत होने पर ये अनुदान अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के लिए संपत्ति के विकास में योगदान करते हैं। प्रभावी पूंजीगत व्यय बराबर होता है पूंजीगत व्यय जोड़ पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्यों को दिए गए अनुदान। बजटीय घाटे का सामान्य विश्लेषण। घाटे का मुद्रीकरण और घाटे का वित्त पोषण इन प्रथाओं को प्रायः आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने, विकास को प्रोत्साहित करने या बजट की कमी का प्रबंधन करने के लिए अपनाया जाता है। घाटे का वित्त पोषण। घाटे का वित्त पोषण तब होता है जब सरकार राजस्व में एकत्रित की गई राशि से अधिक धन खर्च करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बजट घाटा होता है। घाटे को आमतौर पर घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उधार लेकर, बॉन्ड जारी करके या धन छापकर वित्त पोषित किया जाता है। घाटे का मुद्रीकरण। घाटे का मुद्रीकरण सीधे तौर पर नई मुद्रा का सृजन करके बजट घाटे के वित्त पोषण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। घाटे का वित्त पोषण। घाटे के वित्त पोषण के कारण। आर्थिक प्रोत्साहन। आर्थिक मंदी के दौरान सरकारें आर्थिक गतिविधि और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च बढ़ा सकती हैं। चित्र बजट घाटे के निहितार्थ। इस चित्र में बजट घाटे के लाभ बनाम उच्च बजट घाटे के नकारात्मक प्रभावों को सामने सामने रखकर समझाया गया है। बाईं तरफ बजट घाटे के 3 प्रमुख लाभ दर्शाए गए हैं। पहला लाभ है आर्थिक प्रोत्साहन। इसके तहत आर्थिक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था में धन का निवेश किया जाता है। दूसरा लाभ है बुनियादी ढांचे का निर्माण। इससे सार्वजनिक सुविधाएं, उत्पादकता और आर्थिक विकास बढ़ता है। तीसरा लाभ है रोजगार का सृजन। इससे बेरोजगारी और उत्पादकता में कमी आती है। दाहिनी तरफ उच्च बजट घाटे के 3 प्रमुख नकारात्मक प्रभाव दर्शाए गए हैं। पहला प्रभाव है क्राउडिंग आउट प्रभाव। इसके तहत ब्याज की बढ़ी हुई दर निजी निवेश को क्राउडिंग आउट करती है। दूसरा प्रभाव है मुद्रास्फीति का दबाव। इसके तहत मौद्रिक विस्तार मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। तीसरा प्रभाव है उधार लेने की दर पर प्रभाव। इससे क्राउडिंग आउट प्रभाव पड़ता है। निचले हिस्से में सामाजिक कल्याण कार्यक्रम दर्शाया गया है, जिससे कमजोर वर्ग को सहायता मिलती है, और ब्याज भुगतान दर्शाया गया है, जिससे उच्च सरकारी ऋण से ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है। आधारभूत संरचना विकास। प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। आपातकाल प्रतिक्रिया। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या भू राजनीतिक संकट जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से निपटना। घाटे के वित्त पोषण के तरीके। उधार लेना। सरकारें बजट की कमी को पूरा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉन्ड जारी करती हैं या धन उधार लेती हैं। जारी करने वाले प्रतिभूतियां। सरकारें पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों को ट्रेजरी बिल और बॉन्ड जैसे वित्तीय उपकरण बेचती हैं। मुद्रण धन। चरम मामलों में सरकारें अधिक धन मुद्रण का सहारा ले सकती हैं, हालांकि इससे मुद्रास्फीति संबंधी दबाव उत्पन्न हो सकता है। चित्र घाटे के वित्त पोषण के स्रोत। बाजार उधार को छोड़कर इस चित्र में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों तक घाटे के वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों को दर्शाया गया है। बाईं तरफ घाटे के वित्त पोषण के स्रोत दिए गए हैं, जिनमें छोटी बचत के विरुद्ध प्रतिभूतियां, अल्पकालिक उधार जैसे टी-बिल आदि, अन्य और बाजार उधार, सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं। दाहिनी तरफ बाजार उधार का मान दिया गया है। आरेख में बार और रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि विभिन्न वर्षों में छोटी बचत प्रतिभूतियों, अल्पकालिक उधारों और बाजार उधारों का योगदान किस प्रकार बदला है। बाजार उधार की रेखा वर्ष 2020-21 से 2021-22 के बीच घटकर नीचे आती है और फिर वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक बढ़कर उच्च स्तर पर स्थिर रहती है। घाटे का मुद्रीकरण। मुद्रीकरण की प्रणाली। खुला बाजार परिचालन।
केंद्रीय बैंक द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर खुले बाजार का संचालन करते हैं तथा अर्थव्यवस्था में धन डालते हैं। ये प्रक्रिया अल्पकालिक ब्याज दरों को प्रभावित करती है और मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए एक सामान्य उपकरण है। सरकार को प्रत्यक्ष ऋण। केंद्रीय बैंक प्राथमिक बाजार से सीधे सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिससे सरकार को तत्काल धन उपलब्ध हो सकेगा। यद्यपि इससे अल्पावधि राजकोषीय दबाव कम होता है, किंतु केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता और संभावित दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। चित्र घाटे का मुद्रीकरण। इस चित्र में घाटे के मुद्रीकरण के प्रभावों को दर्शाया गया है। इसके 3 मुख्य परिणाम बताए गए हैं। पहला है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, दूसरा है उधार लेने की कम लागत, तीसरा है संस्थागत विनिमय दर ह्रास। नीचे दिए गए तीर में दर्शाया गया है कि ये दीर्घावधि में मुद्रास्फीति दबाव की ओर जाता है यदि निधि का उत्पादक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 UPSC 2013। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 का उद्देश्य देश के वित्त के प्रबंधन में राजकोषीय अनुशासन और विवेक को संस्थागत बनाना था। संसद में बजट के साथ रखे जाने के लिए FRBM द्वारा अनिवार्य दस्तावेज मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति। ये दस्तावेज विशिष्ट राजकोषीय संकेतकों के लिए 3 वर्ष के रोलिंग लक्ष्यों को रेखांकित करता है। इसमें सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली राजकोषीय नीतियां शामिल हैं। राजकोषीय नीति रणनीति। ये दस्तावेज वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं की व्याख्या करता है। इसमें राजकोषीय उपायों या राजकोषीय संकेतकों में किसी भी बड़े विचलन के लिए नीतियां और तर्क शामिल हैं तथा राजकोषीय स्थिरता पर ऐसी नीतियों का संभावित प्रभाव भी शामिल है। समष्टि अर्थव्यवस्था फ्रेमवर्क। ये दस्तावेज बजट अनुमानों का समर्थन करने वाले विस्तृत विश्लेषण के साथ अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का आकलन प्रदान करता है। इसमें प्रमुख समष्टि आर्थिक पूर्वानुमान और अंतर्निहित धारणाएं शामिल होती हैं। राजकोषीय छूट। हालांकि मूल FRBM अधिनियम में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह दस्तावेज बजट दस्तावेजों की एक नियमित विशेषता बन गया है। यह कर रियायतों और प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण देता है। FRBM अधिनियम 2003 के उद्देश्य सरकारी व्यय और राजस्व अंतर को सीमित करके राजकोषीय घाटे को कम करना, सरकारी ऋण को स्थायी स्तर पर लाकर नियंत्रित करना, अत्यधिक सरकारी उधारी और मुद्रास्फीति से बचकर व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। वित्तीय लाभ और बोझ को विभिन्न पीढ़ियों के बीच समान रूप से वितरित करके अंतरपीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करना। राजकोषीय निष्पादन और देयताओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। अगले 3 से 5 वर्षों के लिए राजकोषीय नीतियों का विवरण प्रस्तुत करके मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति योजना बनाना। अधिनियम में हालिया संशोधन 2021-22 और 2022-23 के लिए मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्यों में बजट घाटे के लिए रोलिंग लक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। 2022 के बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम करने का प्रस्ताव है। 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है, जो सरकार द्वारा अपने व्यय के वित्तपोषण हेतु लिए गए उधार को दर्शाता है। 2022-23 के लिए अनुमानित राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% है, जो सरकार को उन खर्चों के लिए उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है जिनसे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना नहीं है। संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा मामूली वृद्धि के साथ 6.9% हो जाएगा, जो बजट अनुमान से अधिक है, जबकि राजस्व घाटा घटकर 4.7% रहने की उम्मीद है। प्राथमिक घाटे ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% निर्धारित किया गया है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2011-12 में 36% से बढ़कर 2020-21 में 42% हो गया है। राजकोषीय घाटे से ऋण GDP अनुपात की ओर बदलाव। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से प्राथमिक राजकोषीय आधार के रूप में राजकोषीय घाटे से ऋण GDP अनुपात में परिवर्तन की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2031 तक ऋण GDP अनुपात को घटाकर 50+-1% करना है। ऋण GDP अनुपात के बारे में ये किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP के सापेक्ष पिछले और वर्तमान उधारों सहित कुल संचित ऋण को मापता है। संख्यात्मक रूप में ऋण GDP अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये दर्शाने के लिए कि यदि GDP को केवल ऋण सेवा के लिए समर्पित किया जाए तो ऋण चुकाने में कितने वर्ष लगेंगे। यह अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में ऋण के स्तर को दर्शाता है। यह आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर
किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता है। ऋण जीडीपी अनुपात का सूत्र इस प्रकार है। ऋण जीडीपी अनुपात बराबर होता है कोष्ठक में कुल सरकारी ऋण बटा जीडीपी कोष्ठक बंद गुणा 100। सरकारी ऋण, सरकार के ऋण और देयताओं के घटक। यहाँ तालिका में दिए गए सरकार के ऋण और देयताओं के विभिन्न स्रोतों और उनके विवरण की व्याख्या दी गई है। पहला स्रोत है बाजार उधार जीसेक। इसके विवरण में नीलामी के माध्यम से जारी किए गए ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां शामिल हैं। दूसरा स्रोत है बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण। इसके विवरण में विशिष्ट परियोजनाओं या अल्पावधि वित्त पोषण अंतराल के लिए लिया गया उधार शामिल है। तीसरा स्रोत है विदेशी कर्ज। इसके विवरण में विदेशी सरकारों, विश्व बैंक, एडीबी से उधार तथा विदेशी निवेशकों को जारी किए गए संप्रभु बॉन्ड शामिल हैं। चौथा स्रोत है लघु बचत एवं भविष्य निधि। इसके विवरण में पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के माध्यम से संचित राशि शामिल है। पांचवा स्रोत है राज्य विकास ऋण एसडीएल। इसके विवरण में राज्यों द्वारा लिया गया ऋण शामिल है, जहां केंद्र सरकार आंशिक रूप से बोझ साझा कर सकती है। छठा स्रोत है लघु बचत के विरुद्ध प्रतिभूतियां। इसके विवरण में लघु बचत संग्रह द्वारा समर्थित ऋण जारी किया जाना शामिल है। सातवां स्रोत है ट्रेजरी बिल। इसके विवरण में अस्थायी वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक 1 वर्ष से कम सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं। आठवां स्रोत है आरबीआई को विशेष प्रतिभूतियां। इसके विवरण में विशिष्ट परिदृश्यों में आरबीआई को जारी किए गए विशेष बॉन्ड जैसे बैंकों का पुनःपूंजीकरण शामिल है। नौवां स्रोत है अन्य देयताएं। इसके विवरण में लक्षित योजनाओं या आस्थगित भुगतानों के लिए तेल बॉन्ड, उर्वरक बॉन्ड जैसे उपकरण शामिल हैं। भारत में सार्वजनिक ऋण में वृद्धि में योगदान देने वाले कारक यूपीएससी 2019 बैंक पुनःपूंजीकरण प्रयास 2017-18 में पुनःपूंजीकरण बॉन्ड के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में पूंजी प्रवेश से केंद्र सरकार का ऋण निरपेक्ष रूप से और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में काफी बढ़ गया। उदय बॉन्ड जारी करना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय बॉन्ड जारी करने के कारण 2015-16 और 2016-17 में राज्य की देनदारियां बढ़ गईं। कम कर से जीडीपी अनुपात। स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रीय आय में 4 गुना वृद्धि के बावजूद भारत का सकल कर से जीडीपी अनुपात 2021 तक लगभग 9.2% है। अधिकांश कर राजस्व अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है। कर प्रणाली में खामियां। भारतीय कर प्रणाली अकुशलताओं से ग्रस्त है, जिसके कारण कर चोरी का स्तर बहुत अधिक है। सार्वजनिक निधियों का अकुशल उपयोग। सरकारी विभागों में सार्वजनिक निधियों की महत्वपूर्ण मात्रा अकुशलतापूर्वक खर्च की जाती है, जो प्रायः भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और नौकरशाही की लाल फीताशाही से ग्रस्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी आती है और संसाधनों की बर्बादी होती है। भारत की राजकोषीय नीति आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और विवेक बनाए रखने के बीच एक कठिन राह पर चल रही है। जबकि हाल के सुधारों में प्रगति दिख रही है, विकासोन्मुख निवेश और प्रबंधनीय घाटे के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण बना हुआ है। भारत के लिए इस वित्तीय संकट से आत्मविश्वास के साथ निपटने तथा अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए निरंतर अनुकूलन तथा नीतिगत सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यूपीएससी 2025 नीति आयोग द्वारा वर्ष 2025 में शुरू की गई राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक एफएचआई पहल एक समग्र उपकरण है, जो राजस्व, व्यय, ऋण और घाटे के संकेतकों के आधार पर राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन को मापता है। यह अंतर्राज्यीय तुलना के लिए एक मानक प्रदान करता है और राजकोषीय संधारणीयता की ओर नीतिगत मार्गदर्शन करता है। राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन में एफएचआई की भूमिका। राजकोषीय संधारणीयता का मापन। एफएचआई इस बात का मूल्यांकन करता है कि राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के अनुपात में घाटे और ऋण का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह करते हैं। यह दर्शाता है कि राज्य दीर्घकालिक स्थिरता के साथ विकास को आगे बढ़ा रहे हैं या असुरक्षित या अस्थिर उधारी का जोखिम उठा रहे हैं। व्यय की गुणवत्ता का आकलन। एफएचआई इस बात पर प्रकाश डालता है कि क्या राज्य नियमित राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता देते हैं। ये दिखाता है कि सार्वजनिक धन को अल्पकालिक उपभोग की अपेक्षा दीर्घकालिक विकास में लगाया जा रहा है या नहीं। राजस्व संग्रहण दक्षता की निगरानी। यह सूचकांक राज्यों द्वारा स्वयं के कर और गैर कर राजस्व जुटाने की क्षमता को दर्शाता है। कुशल संग्रहण मजबूत राजकोषीय स्वायत्तता को दर्शाता है, जिससे विकास संबंधी कार्यों पर अधिक व्यय संभव हो पाता है। ऋण शोधन क्षमता का रेखांकन। राजस्व के सापेक्ष ब्याज भुगतानों की निगरानी करके एफएचआई ये दिखाता है कि क्या राज्य ऋण के जाल में फंसे हुए हैं। बेहतर अनुपात वाले राज्यों के पास सामाजिक और बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए अधिक राजकोषीय संभावनाएं होती हैं। अंतर्राज्यीय बेंचमार्किंग को सक्षम बनाना। एफएचआई राज्यों को उनके राजकोषीय स्वास्थ्य के आधार पर रैंक करता है, जिससे प्रदर्शन पारदर्शी बनता है।
ये तुलनात्मक मूल्यांकन राज्यों को विकास उन्मुख राजकोषीय प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। समय के साथ नीतिगत सुधारों का समर्थन। चूंकि इस सूचकांक को वार्षिक रूप से ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए यह राजकोषीय संकेतकों में गिरावट या सुधार की पहचान करता है। इससे सरकारें समय पर सुधारात्मक उपाय कर पाती हैं जो राजकोषीय नीति को विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाते हैं। एफएचआई द्वारा विवेकपूर्ण और संधारणीय राजकोषीय नीतियों को प्रोत्साहित करने की विधियां। राजकोषीय विवेक की ओर राज्यों का मार्गदर्शन करना। उच्च घाटे या ऋण वाले राज्यों को चिन्हित करके एफएचआई राजकोषीय अपव्यय की लागत को दृश्यमान बनाता है। ये सरकारों को स्थिर विकास के लिए अधिक अनुशासित बजट अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। विकासात्मक व्यय पर ध्यान केंद्रित करना। ये सूचकांक उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो नियमित व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय को प्राथमिकता देते हैं। ये नीतियों को बुनियादी ढांचे और उत्पादक निवेश की ओर मोड़ता है जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देते हैं। संधारणीय उधारी को प्रोत्साहित करना। एफएचआई अत्यधिक उधारी के जोखिमों को उजागर करता है। ये राज्यों को विवेकपूर्ण ऋण नीतियां अपनाने और धन को उत्पादक क्षेत्रों में लगाने के लिए प्रेरित करता है। बेहतर राजस्व प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। एक कम एफएचआई स्कोर कमजोर राजस्व संग्रहण को दर्शाता है जो राज्यों को कर प्रशासन को मजबूत करने और आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रेरित करता है। यह विकास व्यय के लिए राजकोषीय स्थान को विस्तृत करता है। स्वस्थ अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तुलनात्मक रैंकिंग उन सुधारों को अपनाने के लिए प्रतिस्पर्धी दबाव बनाती है जो दक्षता और विकास के परिणामों में सुधार करते हैं। समावेशी विकास के साथ राजकोषीय स्वास्थ्य को जोड़ना। ये सूचकांक दिखाता है कि कैसे सुदृढ़ वित्त व्यवस्था से कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। ये राज्यों को राजकोषीय नीतियों को समावेशी और संधारणीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक एफएचआई एक निदानात्मक और परामर्शदात्री दोनों तरह के उपकरण के रूप में कार्य करता है जो राज्यों को अपनी राजकोषीय नीतियों को स्थिरता के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में सक्षम बनाता है। अनुशासन, दक्षता और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करके ये सुनिश्चित कर सकता है कि राजकोषीय प्रबंधन दीर्घकालिक समावेशी विकास का एक चालक बन सके। राज्य वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिपोर्ट 2025-26। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2026 में राज्य वित्त 2025-26 के बजटों का एक अध्ययन जारी किया। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण राज्य के वित्त के लिए निहितार्थ है। ये रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों, 2024-25 के संशोधित या अनंतिम खातों और 2025-26 के बजट अनुमानों के लिए राज्यों के वित्त की समीक्षा करती है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। महामारी के बाद राज्यों का प्रदर्शन। पूंजीगत व्यय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में राज्यों का पूंजीगत व्यय जीडीपी के 2.7% पर बना। राज्य वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिपोर्ट 2025-26। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2026 में राज्य वित्त 2025-26 के बजटों का एक अध्ययन जारी किया। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण राज्य के वित्त के लिए निहितार्थ है। ये रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों, 2024-25 के संशोधित या अनंतिम खातों और 2025-26 के बजट अनुमानों के लिए राज्यों के वित्त की समीक्षा करती है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। महामारी के बाद राज्यों का प्रदर्शन। पूंजीगत व्यय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में राज्यों का पूंजीगत व्यय जीडीपी के 2.7। सहायता अनुदान का पुनर्गठन। कुल आवंटन 5 वर्ष की अवधि में 9.47 लाख करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। स्थानीय निकाय अनुदान। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 7.91 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसे मूल अनुदान 80% और प्रदर्शन आधारित अनुदान 20% में विभाजित किया गया है। कड़े प्रवेश मानदंड। स्थानीय निकायों को धन मिलना ऑडिट किए गए खातों को प्रस्तुत करने और राज्य वित्त आयोगों एसएफसीएस के समय पर गठन पर निर्भर है। आपदा प्रबंधन।
राहत कोष के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रमुख रूप से बंद की गई श्रेणियां। 16वें वित्त आयोग ने राजकोषीय अनुशासन लागू करने के लिए सभी राजस्व घाटा अनुदानों